नमस्ते मित्रों, आरएस हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं डीएलएड की हिंदी में आपको पढ़ाता हूं और मैं आपको चारों सेमेस्टर की हिंदी पढ़ाने का काम करता हूं। आपको हम चारों सेमेस्टर की हिंदी पढ़ाते हैं, तो मैं आपको पढ़ाता हूं हिंदी और आप हमसे सीखते हो हिंदी। तो अब तक हमने जो पढ़ने का काम किया था, मौखिक अभिव्यक्ति को मैंने बताया आपको, और मौखिक अभिव्यक्ति के कितने उद्देश्य थे मैंने उसको भी बता दिया है। आप लोगों को पिछली वीडियो में आप पा जाएंगे उसको कि मौखिक अभिव्यक्ति के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, तीसरा उसका लक्ष्य होता है। मैंने उसको भी बताया था आपको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई टॉपिक जिसका नाम होगा मौखिक अभिव्यक्ति के विशिष्ट उद्देश्य। मौखिक अभिव्यक्ति की कहता है मौखिक अभिव्यक्ति के विशिष्ट उद्देश्य। ये देखिए, कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य से बात करिए, विशिष्ट का मतलब कहना क्या चाहता है, यानी मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष उद्देश्य क्या है, वह आपसे कहना यह जानना चाहता है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है उस मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है। यदि ये प्रश्न आपका कभी भी पेपर में आ जाए, यदि ये प्रश्न आपका कभी भी आपके सामने आ जाने का काम करे, तो आपका बड़ा ही आसान सा, आपका बड़ा ही सरल सा उत्तर होना चाहिए। कुछ नहीं पूछता भाई, आपसे ये पूछता है कि मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है उसको कहने का मतलब ये है कि आप जो बोल करके चीजों को समझाने का काम करते हो, आप जिन चीजों को बोल बोल के समझाने का काम करते हो, इसका विशेष उद्देश्य क्या है, यही रखा है ना। विशेष का मतलब कहता है विशेष उद्देश्य इसका क्या है। आपने उद्देश्य को तो पढ़ लिया है, आप तो ये बताओ कि इसका विशेष उद्देश्य क्या है। यदि ऐसा प्रश्न आपके सामने कभी भी गुजरे, यदि ऐसा प्रश्न आपके सामने कभी भी खड़ा हो जाए, यदि ऐसा प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो जाने का काम करे, तो आप कभी भी घबराइएगा मत। वो कुछ नहीं पूछना चाहता है, बस उसका मूल उद्देश्य, अपने उद्देश्य को समझा, अब मूल उद्देश्य जानिए आप, यानी विशेष उद्देश्य जानिए। कहता है कि बालकों में स्वाभाविक रूप से, कहता है बालकों में स्वाभाविक रूप से योग्यता विकसित करें। योग्यता विकसित करें। बड़ी सामान्य बात कह रखा है, कोई कठिन चीज नहीं पूछ रहा आपसे, बस आपसे एक नॉर्मल सा चीज पूछ रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। ये कुछ नहीं करना है। आप कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का यही विशेष उद्देश्य है कि आप बालकों में स्वाभाविक रूप से, यानी आप बच्चों के अंदर उनके स्वभाव में ऐसी योग्यता विकसित करें, यानी बच्चों के अंदर आप स्वाभाविक रूप से ऐसी योग्यता विकसित करें जिससे बालक अपने मनोभावों द्वारा दूसरों के सामने प्रकट कर सके। अपनी मनोभावों को कर लीजिए, यहां पे
अपने मनोभावों को दूसरे के सामने प्रकट करे। कुछ नहीं करना है, बड़ी सामान्य सा बात कहना चाहता है। कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष उद्देश्य यही होता है कि बालक के अंदर ऐसी योग्यता प्रकट किया जाए, बच्चों के अंदर इस प्रकार की योग्यता भरी जाए, बच्चों के अंदर इस प्रकार की योग्यता को बैठाया जाए जिससे वह बालक अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने बड़े आसानी से, बड़े सरलता पूर्वक, बड़ी सुगमता पूर्वक अपने विचारों और मनोभावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर ले। बस इतना कहना चाहता है। वह ये कहना चाहता है कि बालकों के अंदर स्वाभाविक रूप से ऐसी योग्यता विकसित करें, यानी देखिए प्रेशर से नहीं, वह गुण उनके अंदर पैदा कर, स्वभाव में उनके डालो। बालक अपने विचारों से प्रभावित कर सके दूसरे को, ये उसके स्वभाव में डालिए। ये उसका विशेष उद्देश्य, मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष उद्देश्य है कि बालकों में स्वाभाविक रूप से योग्यता को विकसित करें, जिससे क्या हो कि वह बालक अपने भाव या मनोभावों को दूसरे के सामने या दूसरे के समक्ष बड़ी आसानी पूर्वक प्रस्तुत कर सके, क्या प्रकट करे। पहली बात कहता है। दूसरी बात का कहना यह चाहता है, छात्रों में क्रमिक रूप से, छात्रों में क्रमिक रूप से निरंतर बोले जाने की क्षमता पैदा करें। निरंतर बोले जाने की क्षमता, निरंतर बोले जाने की क्षमता प्रकट करें। ये देखिए कहता है कि छात्रों में क्रमिक रूप से, यानी उसने बताया है कि बच्चों के अंदर एक क्रम से निरंतर बोले जाने की क्षमता। पहली बात उसने ही कर रखा है ना कि जो बच्चे उनको पहले तैयार करिए, और कहता है कि उस बच्चों के अंदर एक क्रम के अनुसार इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। उसने कह रखा है कि बच्चों में क्रमिक रूप से बोलने की या बोले जाने की क्षमता पहले प्रकट करें आप। कहता है कि बच्चों के अंदर जब निरंतर लगातार एक क्रम से बोलने की जब क्षमता उनके अंदर पैदा करने का काम करेंगे तो अपने भाव को प्रकट कर लेगा। ये विशिष्ट उद्देश्य है, और मौखिक अभिव्यक्ति का विशिष्ट उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर क्रमिक रूप से बोलने की क्षमता पैदा करने का काम करें। और अगली बात कहता है, छात्रों में मधुर एवं, कहता है छात्रों में मधुर एवं रोचक भाषण, मधुर एवं रोचक भाषण देने की शक्ति विकसित करें। देने की शक्ति विकसित करें। कहता है कि बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर मधुर तथा रोचक भाषण को देने की शक्ति पैदा करने का काम करें। और अगली बात उसने कह रखा हुआ है, छात्रों में संकोच, छात्रों में संकोच, झिझक और आत्महीनता की भावना को दूर करें। आत्महीनता की
भावना को दूर करें। ये देखिए कहता है, ये अंतिम बात कहता है वह, देखिए ये इसका विशेष उद्देश्य है, यानी मौखिक अभिव्यक्ति का जो विशिष्ट उद्देश्य है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का विशिष्ट उद्देश्य या विशेष दोनों चीज कर, यदि आपसे पूछ दे मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष उद्देश्य तो भी यही होगा, यदि पूछ दे मौखिक अभिव्यक्ति का विशिष्ट उद्देश्य तो भी यही होगा। कहना यह चाहता है वह कि मौखिक अभिव्यक्ति का विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि बालकों में स्वाभाविक रूप से योग्यता विकसित करें, यानी बच्चों के अंदर बिना डर बिना भय का उनके अंदर स्वाभाविक रूप से एक क्षमता को प्रकट करने का काम करे, क्षमता को पैदा करने का काम करे, योग्यता का विकास करने का काम करे, जिससे बालक अपने मनोभावों को दूसरे के समक्ष प्रकट कर सकने का काम वो करे। पहली बात। दूसरी बात कहता है छात्रों में क्रमिक रूप से, कहता है छात्रों में क्रमिक रूप से निरंतर बोले जाने की क्षमता प्रकट करें। तीसरी बात कहता है छात्रों में मधुर एवं रोचक, कहता है छात्रों को या छात्रों में मधुर एवं रोचक भाषण देने की शक्ति को पैदा करें। और अंतिम बात कहता है छात्र में संकोच, झिझक और आत्महीनता को दूर करें। उसने ये कहा कि देखिए हर व्यक्ति के अंदर संकोच होता है, झिझक होता है, हीनता होती है, सामान्य सी बात होता है। जैसे मंच पर जब खड़ा होने का समय आता है तो हर व्यक्ति के अंदर एक झिझक सा महसूस होता है, एक हीनता महसूस होती है, एक संकोच महसूस होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मंच पे खड़े होने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं, उनको शौक होती है। तो कहता है ये चीजें धीरे धीरे पैदा की जाती है बच्चों के अंदर। तो कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष उद्देश्य है, मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर उस लायक होने की क्षमता पैदा करने का काम निश्चित रूप से एक अध्यापक पर होने का काम करता है। तो ये आपका रहा मौखिक अभिव्यक्ति के विशिष्ट उद्देश्य। आपने देखा कि मौखिक अभिव्यक्ति के विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या थे। अब हम आपको पढ़ाएंगे आप मौखिक अभिव्यक्ति से व्यवहारगत परिवर्तन। मौखिक अभिव्यक्ति से व्यवहारगत परिवर्तन। ये देखिए कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा बालक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। क्या मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, यही बात पूछना चाहता है। यदि ऐसा ही प्रश्न आपका आ जाए तो आपका उत्तर होगा छात्र शुद्ध उच्चारण, छात्र शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात, उचित स्वराघात, उतार चढ़ाव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ भाव प्रकाशन कर सकता है। भाव प्रकाशन कर सकता है। ये देखिए कहता है यदि आपके सामने ऐसा प्रश्न उपस्थित हो तो यदि वह कह दे कि क्या मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों के व्यवहारगत परिवर्तन हो सकता है, तो निश्चित हो सकता है। ये कहना है क्या बच्चों के व्यवहार में मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा क्या परिवर्तन को लाया जा सकता है। यह निश्चित है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन को लाया जा सकता है।
यदि प्रयास किया जाए तो। उसने क्या रखा है कि छात्र शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात, उतार चढ़ाव के साथ भाव प्रकाशन कर सकता है। यानी छात्र को समझाया जाए, बताया जाए, पढ़ाया जाए तो वह बालक निश्चित रूप से वह स्वराघात, शुद्ध उच्चारण या उतार चढ़ाव के साथ वह अपने भाव प्रकाशन को कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात वो कहना चाहता है कि प्रसंग के अनुकूल, प्रसंग के, कहता है प्रसंग के अनुकूल शैली का प्रयोग, शैली का प्रयोग कर सकता है। कहता है कि वह छात्र, देखो उसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा। उसने कह रखा है कि वह छात्र प्रसंग के अनुकूल, यानी जैसा प्रसंग है उसके अनुकूल अर्थात उसके अनुसार शैली का प्रयोग कर सकता है। यानी कहना चाहता है कि जैसा प्रसंग होगा वह छात्र उस प्रसंग के अनुकूल, उसके अनुसार उस शैली का प्रयोग कर सकता है। किस शैली में किस तरह से क्या हमको समझाना है, किस शैली में किस तरह से क्या हमको पढ़ाना है, बताना है, इन सारी चीजों का प्रयोग कर सकता है छात्र। स्वयं विवेक के ऊपर निर्धारित करता ही। अगली बात कहता है आवश्यकता पड़ने पर, कहता है आवश्यकता पड़ने पर अपनी बात की पुनरावृत्ति कर सकता। आवश्यकता पड़ने पर अपनी बात का पुनरावृत्ति कर सकता है। देखिए अगली बात कहता है कि यदि आवश्यकता पड़े, यदि उस बालक को जरूरत पड़े तो, यदि उसको आवश्यकता पड़े तो जिस बात को उस बच्चे ने कह रखा है, जिस बात को उसने बोल रखा है मौखिक अभिव्यक्ति में, यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसकी पुनरावृत्ति कर सकता है, पुनः उसको कह सकता है। यदि आवश्यकता उसको लग रही हो कि इस बात को पुनः कहना चाहिए और इस तरीके से, बल्कि इस तरीके से, तो इस बात को कहने के लिए वह स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र है, इस बात को बालक कह सकता है। इसने कह रखा है कि यदि आवश्यकता पड़े तो अपनी बात को कहता। आवश्यकता पड़ने के बाद यदि बालक चाहे तो अपनी ही बातों का पुनरावृत्ति या अपनी ही बातों को पुनः दोबारा रिपीट करने का अधिकार उसके पास स्वतंत्र है। और अगली बात को कहना चाहता है, अगली बात कहता है प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के अनुसार मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों तथा सूक्तियों का प्रयोग कर सकता है, तथा सूक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये देखिए, तो ये कहना ये चाहता है कि यदि प्रसंग आ गया हो ऐसा कोई, तो यदि बालक जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, बालक जिस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, यदि ऐसा प्रसंग कोई आ गया हो जहां पे बिना सूक्ति का, बिना मुहावरे का, बिना कहावत का काम नहीं चल सकता है, तो वह बालक स्वतंत्र है। वह बालक निश्चित रूप से स्वतंत्र है। वह लोकोक्तियों का, मुहावरों का, कहावतों का, सूक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कहना चाहिए, ये रहा आपका
मौखिक अभिव्यक्ति से व्यवहारगत परिवर्तन। उसने ये कहना चाहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा, तो समझिए क्या कहना चाहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन, यानी ये कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा क्या बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन को लाया जा सकता है? तो निश्चित लाया जा सकता है। यही बात कहना चाहता है। ये कहा है कि यदि छात्र शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात, उतार चढ़ाव के साथ भाव प्रकाशन कर सकता है। व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है तो उचित स्वराघात, बलाघात, शुद्ध उच्चारण और उतार चढ़ाव के साथ वह अपने भाव प्रकाशन को कर सकता है, जिस भाव प्रकाशन करने मात्र से बालक के का जो प्रमाता दर्शक है, जो श्रोता है, उसके व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन होने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है कि प्रसंग के अनुकूल शैली का प्रयोग कर सकता है। वह बालक यदि लोगों को संबोधित करने का काम कर रहा है तो कहता है व्यवहार में परिवर्तन आएगा लोगों को। निश्चित रूप से कहता है कि प्रसंग के अनुकूल, प्रसंग के अनुसार वह बालक शैली का प्रयोग कर सकता है। अपनी यथानुसार वह जिस भी शैली का प्रयोग करना चाहे वो प्रयोग कर सकता है। तीसरी बात कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, आवश्यक होने पर वह बालक अपनी बातों का पुनरावृत्ति कर सकता है। यदि आवश्यकता पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए तो वह बालक कही हुई बातों का पुनरावृत्ति करने का काम कर सकता है या दोबारा वह कहने का काम करेगा यदि वैसा प्रसंग आ गया तो। और अंतिम बात कहता है प्रसंग के अनुसार, कहता जो वक्ता बोल रहा है और प्रसंग के अनुसार उसमें मुहावरे होंगे, लोकोक्तियां होंगी, सूक्तियां होंगी, तो इन सारी चीजों का वह जो वक्ता होगा वह निश्चित रूप से प्रयोग करने का अधिकारी होगा और प्रयोग को वह कर सकता है। तो आज आपने समझा व्यवहारगत परिवर्तन, मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बच्चों के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन, तमाम प्रकार की चीजों को आपने समझने का काम किया। मैं पुनः एक बार हाथ जोड़ निवेदन करने का काम करता हूं कि आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों तक, तमाम लोगों तक इसको प्रसारित कर देने का काम करें ताकि सभी लोग इस चीज को पढ़ सकें, इस चीज से जान सकें, समझ सकें। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।